हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द काउंसिल 07 में। और हम स्टार्ट कर चुके थे 10th क्लास इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि जनमत संग्रह क्या होता है। तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। और आगे चलते हैं कि वियना कांग्रेस क्या थी। तो कांग्रेस का मतलब हम जानते हैं कि कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन। तो एक ऐसे सम्मेलन जो वियना में हुई थी उसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और आप मैप को देख सकते हैं कि 1815 के बाद यूरोप का मैप कैसा था, यानी यूरोप कैसा था। और हम आगे चलते हैं इस वीडियो में कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो है वो 1789 में हुई थी, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। वहाँ पे उन निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिवर्तन हुए हैं। तो आइए हम उन्हीं परिवर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रांस में राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित हो गया, यानी कि जो वहाँ की सत्ता थी वहाँ के नागरिकों के हाथ में आ गई थी। और क्रांति ने घोषणा की कि अब जो है राष्ट्र का गठन यहाँ के नागरिक करेंगे। और आगे चलते हैं। आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी नागरिकों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे हम एक संविधान के अंदर समान अधिकार प्राप्त थे इस नाम से जानते हैं। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पुराने झंडे की जगह ली। और इसमें एक बदलाव और हुआ, स्टेट जनरल। इसका जो चुनाव है यहाँ के सक्रिय नागरिकों के द्वारा होने लगा। और 1789 के बाद इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यहाँ पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब सिर्फ राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और यहाँ पर आयात निर्यात शुल्क जो है उसे समाप्त कर दिया गया। नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय भाषा को खत्म कर दिया गया। और जो भाषा पेरिस में बोली जाती थी उसी को यहाँ की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रेंच को यहाँ की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। और अब आगे चलते हैं कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से आज़ाद कराना कौन चाहते थे? यहाँ के क्रांतिकारी लोग। तो उन्होंने, जैसा हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के दूसरे लोगों को राष्ट्र में गठित होने में सहायता करेगा। और हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर छात्र व शिक्षित मध्य वर्गों ने अपने एक क्लब की स्थापना की जिसको हम जैकोबिन क्लब के नाम से जानते हैं। और फ्रेंच सेना जिसने 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसना स्टार्ट किया। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का ही एक शासक था। और नेपोलियन के अधिकार में जितने भी विशाल क्षेत्र आए वहाँ उसने बहुत सारे सुधार किए। चलिए हम उन सुधार को देखते हैं। पहला तो उसने ये करा कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लेके आया और प्रजातंत्र को वहाँ पे उसने नष्ट कर दिया। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि सारी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। और 1804 में एक नागरिक संहिता, जिसको हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं, तो इस संहिता में उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। और उसने कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को आसान बनाया और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया।
शहरों में जो श्रेणी संघ लोग थे उन लोगों को नियंत्रणों से हटा दिया गया और यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।